हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। चलिए, जैसे हमने मध्य प्रदेश के पठारों की बात कर रहे थे, आज हमारी ये चौथी क्लास है। कल हमने बुंदेलखंड के पठार के विषय में चर्चा किया था। वैसे ही आज डिटेलिंग वीडियो के माध्यम से हमारे जो मेंस राइटिंग और जिससे हमारा प्री दोनों कवर हो जाए, तो हम उसी उद्देश्य पर बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं नर्मदा सोन घाटी पर। कल हमने बात किया था बुंदेलखंड के पठार पर। आज ये हमारी चौथी क्लास है, ठीक है। और आज हम चौथी क्लास के लिए जो है आगे बढ़ चुके हैं। स्लाइड बाय स्लाइड 2 हम इसको पढ़ेंगे और इसकी पूरी डिटेलिंग के विषय में जानेंगे। कैसे निर्माण हुआ, जिले कितने आते हैं, क्षेत्रफल क्या है, जलवायु क्या है, ऊंचाई कितना है, निर्माण कैसे हुआ, सभी चीज़ों के विषय में हम बात करेंगे। चलिए पहले जानते हैं कि नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश में विस्तृत है। कहाँ पे ये क्षेत्र फैला हुआ है, नर्मदा सोन घाटी आखिर किस क्षेत्र को कहते हैं, हमको ये जानना है सबसे पहले। ठीक है, आपको ये जो नर्मदा नदी जब यहाँ से निकलती है तो ये वाला जो क्षेत्र आपको हमेशा देखने के लिए मिलता होगा, इसको हम बोलते हैं नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र बोलते हैं। अभी ये मैप के थ्रू आप इसको समझ जाइए कि हम इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, इसके बगल में जो लगता है वो बघेलखंड है, ठीक है ना। वो बघेलखंड का नीचे इसके बगल में जो पूर्व की ओर जो है बघेलखंड लगता है और हमारा जो नर्मदा सोन घाटी है वो ये क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ से ही नर्मदा नदी जो है इस पॉइंट से जो है इसी रास्ते के होते हुए गुजरात की ओर निकल जाती है। इसलिए इसको नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र कहा गया और इसी के जस्ट बगल से ही सोन नदी का उद्गम हुआ है अमरकंटक से। वहीं माँ नर्मदा का उद्गम भी कहाँ से हुआ है, अमरकंटक से ही, मैकाल पर्वत श्रेणी से ही। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझेंगे। जब हम नदियाँ की बात करेंगे तो हम नदियों को भी मैप के माध्यम से समझेंगे कि कैसे नदियों का उद्गम हुआ। सबसे पहले हमको पठार क्लियर हो कि हमारे जो पठार हैं मध्य प्रदेश को भौतिक विभागों में कितने में बांटा गया है। अभी हम चौथा क्लास चल रहा है, हम तीन उनको देख चुके हैं। तीन पठारों को हमने देख लिया है कि वो कैसे बटे हैं, कैसा उनका डिटेलिंग है, कितने जिले और कौन सा क्षेत्र लगता है। हमने इन चीज़ों पर बात किया। चलिए अगले चीज़ों पे देखते हैं कि अगला हमारा क्या कहता है टॉपिक। तो हम देखेंगे, शुरुआत पे चले जाते हैं। ठीक है, हमको बात करना है आज किस पर, तो नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी पे आज हमको बात करना है, ठीक है। नर्मदा सोन घाटी पे बात करना है। सबसे पहला क्या कह रहा है, एक जैसे हम लोग प्रस्तावना लिखते हैं तो ये प्रस्तावना लिखने के लिए इसमें बहुत ही अच्छा डिटेल दिया कि मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है और सबसे निचला और प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। ये प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है। और ये प्रदेश के कहाँ पे स्थित है, मध्य में स्थित है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई एक संकरी घाटी है, ठीक है ना। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि ये संकरी घाटी है। निर्माण कैसे हुआ इस चीज का, तो निर्माण इस प्रदेश के निर्माण में, ठीक है, निर्माण में पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानें, जबकि पूर्व में धारवाड़ और विंध्य शैल समूह का भी योगदान है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं। हम जिलों पे चर्चा करेंगे। इस प्रदेश में शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी आदि जिले स्थित हैं। ठीक है, इतने जिले जो है इस पठार के अंतर्गत आते हैं। चलिए वहीं अगली स्लाइड देखते हैं कि उसमें क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसकी औसत ऊंचाई, इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है, 300 से 400 मीटर है। लगभग 300 से 400 मीटर ऊंची है ये क्षेत्र जो है। ठीक है, जलवायु जो है, जलवायु कैसा है यहाँ का, तो ये अलग अलग है जलवायु। यहाँ यह क्षेत्र कर्क रेखा के नीचे स्थित है। ग्रीष्म काल में अधिक गर्म, शीत काल में साधारण ठंडा होता है। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या है, तो इसका क्षेत्रफल हम समझेंगे कि क्षेत्रफल कितना है। इस भ्रंश घाटी का विस्तार 86,000 वर्ग किलोमीटर। इसको बहुत ध्यान में रखिएगा, बहुत प्री में पूछता है, ठीक है, में है। जो राज्य का कितना है, 26% है, 26% है, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं कि भौगोलिक स्थिति कितनी है। तो भौगोलिक स्थिति 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। वहीं 74 डिग्री मिनट से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं कि वर्षा क्या है। इस क्षेत्र का वर्षा जो है हम देखेंगे कि इस क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है। तो 75 से 140 सेंटीमीटर पश्चिम से पूर्व की ओर
वर्षा होती है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिए कि यहाँ का वर्षा जो है कितना होता है, वर्षा 75 से 140 सेंटीमीटर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। वन, इस क्षेत्र के अंतर्गत वन कैसे आते हैं, तो इस क्षेत्र में अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत आता है। प्रमुख वृक्ष जो है कौन है, सागौन है, साल है, तेंदुपत्ता आदि आते हैं, ठीक है। तो खनिज देखेंगे, यह खनिज क्या है, यहाँ यह प्रदेश धात्विक व अधात्विक खनिज से समृद्ध है। बॉक्साइट, संगमरमर, आयरन, चीनी मिट्टी, कोयला आदि भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये सभी चीज ध्यान में रखिए, क्या क्या पाया जाता है, बॉक्साइट है, संगमरमर है, आयरन है, चीनी मिट्टी है, कोयला है, आदि चीजें भी पाई जाती हैं। मृदा कैसी है इस क्षेत्र, मृदा देखते हैं कि इस प्रदेश में पश्चिमी भाग में जहाँ काली मृदा का विस्तार है, वहीं पूर्वी भाग में लाल पीली मृदा का विस्तार है, ठीक है। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं, वो क्या कहता है, फसल। फसल पूछा है आपसे कि फसल कैसा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फसल के विषय में जानेंगे। इस क्षेत्र में प्रमुख फसल है कपास, गेहूं, तिल, दलहन, चावल आदि ये फसल होते हैं। नदियां कौन कौन सी निकलती हैं इन क्षेत्रों से, नर्मदा है, सोन है, जोहिला है, हिरण है, तवा है आदि इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। नर्मदा, सोन, जोहिला, हिरण, तवा आदि इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। उद्योग कौन कौन से हैं, तो उद्योग के विषय में जानेंगे। इस भौगोलिक क्षेत्र में खनिज व कृषि आधारित छोटे बड़े अनेक उद्योग हैं, ठीक है। ये सबसे पहले लाइन हमको पढ़ना है कि इस भौगोलिक क्षेत्र में खनिज व कृषि आधारित छोटे बड़े उद्योग देखने के लिए मिलते हैं, जो अनेक हैं। जैसे जबलपुर में क्या है, हमारा रक्षा कारखाना है। ये पूछा भी गया है कि जबलपुर का ये रक्षा कारखाना कहाँ स्थित है, इसके विषय में पूछा गया है कई बार प्रश्नों में, ठीक है। नरसिंहपुर में शक्कर कारखाना और होशंगाबाद में पेपर कारखाना। होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम है, ये याद रखिएगा। होशंगाबाद का जो नया नाम है वो क्या है, नर्मदापुरम है, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं कि हमारे, ठीक है, पर्यटन। इस प्रदेश में पर्यटन का क्षेत्र क्या है, तो इस क्षेत्र में जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के तट पर अनेक धार्मिक और प्राकृतिक स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। जैसे अमरकंटक को ले लिया जाए, में धुआंधार है, ओमकारेश्वर है, महेश्वर है आदि स्थित है। वहाँ पे कपिल धारा भी है, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। कला व संस्कृति कैसा है इस क्षेत्र में, ठीक है। नर्मदा घाटी और सोन घाटी में कला व संस्कृति में विविधता दिखाई देती है। इसको आप खुद से देख लीजिएगा कि कौन से क्षेत्र में क्या आता है, ठीक है, डिवाइड करके देख लीजिएगा। चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं। तो ये हमारा पूरे जो है हमारे ऑप्शन पूरे हो चुके हैं, मतलब जितने भी स्लाइड दिए थे आप इन सभी चीज़ों को लिख लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।